हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक और आप सभी लोगों का ईपी बोर्ड आपका चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हमने इंटर बेस्ड पर आव्यू लाया है और ये आव्यू का पार्ट 1 होगा। ये आव्यू का पार्ट 1 है और इसमें हम लोग बेसिक सी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे, जैसे कुछ इसके परिभाषाएं हैं, कुछ रूल्स हैं और इनको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो परिभाषाएं हैं इनको समझते हैं ये क्या है। तो फिर इसके आगे पार्ट 2 में भी कुछ परिभाषाएं होंगी, कुछ नियम होंगे। पार्ट 3 से मैं क्वेश्चन लाऊंगा। पार्ट 3 से जो सॉल्यूशन होगा वो पार्ट 3 से ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने आव्यूह चैप्टर लाया है और सबसे पहले पॉइंट क्या है, आव्यूह की परिभाषा तथा निरूपण। हम लोग आव्यूह की परिभाषा देंगे, समझेंगे और उसको हम लोग किस अक्षर से दिखाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए। तो जैसे मान लीजिए कि आव्यूह होता कैसा, उसकी संरचना कैसी होती है। आव्यूह की संरचना ये है, देखिए ये है आव्यूह की संरचना। ठीक है, इसे हम लोग आव्यूह की संरचना कहते हैं। इसी से हम लोग दिखाते हैं आव्यूह को। इसमें क्या होता है, जो इस तरह से लाइन होती है, इस तरह से, ये इस तरह से जो लाइन होती है इसको हम लोग रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। जो इस तरह से लाइन है इसको हम लोग रो करते हैं, अर्थात पंक्ति कहते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग दिखाते हैं आर से। इस लाइन को हम लोग R1 कहेंगे, इस लाइन को R2 कहेंगे, इस लाइन को R3 कहेंगे और इस लाइन को R4 कहेंगे। ठीक है, इस तरह से जो क्षैतिज लाइन है इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रो कहते हैं। हम लोग पहली लाइन को R1 से, दूसरी की लाइन को R2 से और तीसरी लाइन को R3 से, चौथी लाइन को R4 से, आगे भी चलती रहता है इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जैसे ये पहला ऊर्ध्वाधर लाइन है तो इसको हम लोग C1 कहेंगे, ये दूसरी की ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग C2 कहेंगे, और ये तीसरी की ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग C3 कहेंगे। ठीक है, तो इसे ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि यम यन, आव्यूह की परिभाषा ये है कि यम यन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों, यानी कि यम पंक्तियों और यन स्तंभों में व्यवस्थित करने के बाद जो सारणिक प्राप्त होती है इसे हम लोग आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, यम यन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने के बाद जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये जो यम है ये पंक्ति की संख्या है, मतलब कि कठ पंक्ति 1 2 3 4, तो ये है पंक्ति की संख्या। ठीक है, और ये क्या है, ये कॉलम की संख्या है, यानी कि स्तंभ की संख्या 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यम क्रॉस यन। क्या कहते हैं, यम क्रॉस यन। ठीक है, ये यम जो है पंक्तियों की संख्या को बताएगा और यन जो है स्तंभों की संख्या को बताएगा। यानी कि ये जो यम है वो क्षैतिज लाइन को बताता है, कठ क्षैतिज लाइन है, ये यम उसको बताता है। ठीक है, और ये यन जो है वो ऊर्ध्वाधर लाइन को बताता है। यहाँ पर यम का जो मान है, यम बराबर कठ लाइन है 1 2 3 4, तो यम बराबर 4। ठीक है, और यन बराबर ये ऊर्ध्वाधर लाइन 1 2 3, यहाँ पर यन बराबर 3 हो गया। ठीक है, यानी कि आव्यूह की जो परिभाषा है, यम यन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने के बाद जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आव्यूह की परिभाषा हो गया। तथा निरूपण का मतलब कि आप अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षर लेते हैं, जैसे कैपिटल A हो गया या फिर कैपिटल B हो गया, कैपिटल C हो गया, इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से दिखाते हैं आव्यूह को। ठीक है,
तो आप यहाँ पर ये समझेंगे, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये पहली ऊर्ध्वाधर लाइन है तो C1, ये दूसरी की ऊर्ध्वाधर लाइन है तो C2, और ये तीसरी की ऊर्ध्वाधर लाइन है तो C3। ठीक है। और इसी तरह से ये जो क्षैतिज है, ये जो क्षैतिज है इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं या इंग्लिश में रो कहते हैं। ठीक है। तो ये पहली लाइन है तो इसको R1, ये R2 और ये R3 और ये R4 हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, आव्यूह के अवयव तथा निरूपण। आव्यूह के अवयव तथा निरूपण, तो यहाँ पर ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये जो क्षैतिज लाइन है और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इनके अवयव रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जिन अक्षरों से या जिन अक्षरों को हम लोग आव्यूह के अंदर रखते हैं वो इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। जिन अक्षरों को हम लोग या जिन अक्षरों से हम लोग इस आव्यूह को तैयार करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर पहला अवयव हो गया, यहाँ पर दूसरा अवयव हो गया, यहाँ पर तीसरा अवयव हो गया। ठीक है। जहाँ पर कट कर रहे हैं लाइनें वहाँ पर अवयव को रखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर अवयव रखेंगे, यहाँ पर अवयव रखेंगे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। इसको हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से दिखाते हैं। इसको हम लोग स्मॉल आई, यहाँ पर ये हो गया AIJ हो गया, इस अक्षर से हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है। आई का मतलब ये हो गया कि किस रो में है, और जे का मतलब ये हो गया कि किस कॉलम में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A11, क्योंकि ये पहला रो पहला कॉलम। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A12, क्योंकि पहला रो दूसर का कॉलम। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A13, क्योंकि पहला रो तीसर का कॉलम। ठीक है। उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर लिखना हो कोई अवयव, यहाँ पर लिखना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग देखेंगे रो। यहाँ पर ये जो होता है ये रो को बताएगा आई, और जे जो है वो कॉलम को बताएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चौथा रो है तीसर का, यानी कि 1 2 3, ये तीसर का लाइन है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और ये ऊर्ध्वाधर वाला गिनिए, 1 2, ये 1 2, ये दूसर का लाइन है ऊर्ध्वाधर तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है। तो हम लोग आव्यूह के अवयव इसी को तो हम लोग आव्यूह का अवयव कहते हैं, जो यहाँ पर भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना हो, यहाँ पर लिखना हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A3, ये तीसरा है और ये भी तीसरा है, यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भरना हो, यहाँ पर अवयव रखना हो तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, देखिए ये चौथा लाइन है, चौथा लाइन है तो यहाँ पर लिखेंगे A4। ठीक है। और ये देखिए चौथा लाइन है, ये आपका दूसरा लाइन है, यहाँ पर लिखेंगे A42। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनके अंदर अवयव रखते हैं, और इसको हम लोग अवयव का निरूपण, ये निरूपण मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्मॉल अक्षर ए होता है उसी से दिखाते हैं। AIJ, आई का मतलब कि किस रो में है, और जे का मतलब कि किस कॉलम में है। ठीक है। आई का मतलब किस रो में है और जे का मतलब किस कॉलम में है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे क्या है, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। ये इसको हम लोग आव्यूह के क्रम कहते हैं। ये देखिए इसको जो है हम लोग आव्यूह का क्रम अथवा कोटि कहते हैं। ये यानी कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो और ये है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। यानी कि ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह की कोटि अथवा क्रम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि अथवा क्रम कहते हैं। क्रम कहिए अथवा कोटि कहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह की कोटि अथवा क्रम कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए आव्यूह के अवयवों की संख्या, इसके अंदर कितना अवयव है, इसके अंदर कितने अवयव हैं, इसी का गुणा कर देंगे, इस क्रम का गुणा कर देंगे तो इसके अंदर उतने ही अवयव रहेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
इसके अंदर 12 अवयव हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 3। 4 का मतलब कि क्या लाइन है इस तरह का, 36 का कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है 36, 4 लिख दिया। इस तरह का 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख दिया। तो यानी कि कितना आ गया, 4 गुणे 3, गुणा करेंगे कि ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 12। तो इसके अंदर 12 अवयव हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A21, यहाँ पर लिखेंगे A22, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A23, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A31, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A41, 42, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका A43, ठीक है। अब इसको गिन कर बताइए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12। तो आप किसी आव्यूह का जो क्रम होता है, जो कोटि होता है, इसका अगर गुणा कर देंगे तो वो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा इतने ही इसके अंदर अवयव होंगे, ठीक है। आप चलिए आगे देखिए आव्यूह के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। आव्यूह बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने बस 6 आव्यूह आपको पढ़ाएंगे, 6 टाइप के आव्यूह, यानी कि 6 प्रकार के आव्यूह आपको बताएंगे, ठीक है। और इन्हीं का यूज है एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्षैतिज आव्यूह। ये हम लोग क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, देखिए क्षैतिज आव्यूह हम लोग उसे कहते हैं जो इस तरह का हो, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और ऊंचाई कम हो। जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, ऊंचाई कम हो, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। इसमें क्या होता है कि रो की संख्या कम होती है, रो की संख्या कम होती है और ये कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, ये ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो, यानी कि ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2। ये जो लाइन है आपका R1 है और ये जो लाइन है आपका R2 है। इस तरह से ये जो लाइन है C1 है और ये जो लाइन है C2 है, ये जो लाइन है C3 है और ये जो लाइन है C4 है और ये जो लाइन है C5 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या यानी कि रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी कि जिसमें रो की संख्या यानी कि रो, जिसमें रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं आर भी दिखा सकते हैं, नंबर ऑफ रो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जिसमें आर की संख्या यानी कि रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या अधिक हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह। चलिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह ये होता है जो ऊर्ध्वाधर देखने में ऊर्ध्वाधर हो, इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ये खड़ी लाइनें कट खींच सकते हैं, बस बहुत कर सकते हैं, 1 या 2 खींच सकते हैं, ठीक है, या 3 खींच सकते हैं या 4 खींच सकते हैं, ठीक है। जब भी होगा तो ये लाइन की संख्या कम होगी, ये ऊर्ध्वाधर लाइन की संख्या कम होगी और ये लाइन की संख्या अधिक होगी, ये ठीक। इसको हम लोग कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C2। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, R4, R5, R6 और ये हो गया R7। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। यानी कि नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या अधिक हो और कॉलम की संख्या कम हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपका वर्ग आव्यूह है तथा मुख्य विकर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ग आव्यूह आपका काफ़ी ज़्यादा यूज है, इसका सबसे ज़्यादा यूज इसी का तो है, ठीक है ना। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं,
ये आपका वर्ग अवयव है। ठीक है, इसमें वर्ग अवयव ये होता है कि ये आपका जो कोटि होता है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ रो और इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। जब ये लाइन क्षैतिज लाइन, ठीक है, कितना है, 4 ठो है। चलिए, ये जब क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन आपस में बराबर हो जाएं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्षैतिज लाइन गिनेंगे तो 4 ठे मिलेंगे और ऊर्ध्वाधर लाइन गिनेंगे तब भी ये भी क्या मिलेंगे, 4 ठे ही मिलेंगे। यानी कि जब क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन जब संख्या बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। इसमें आगे देखिए क्या है, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये आपका मुख्य विकर्ण है, इसे हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे देख लीजिए, बनाकर दिखाते हैं आपको, लिख करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई अवयव है, ये है आपका वर्ग अवयव। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे A11, A12 और यहाँ पर लिखते हैं A13। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं A21 और यहाँ पर हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा A23, यहाँ पर हो जाएगा ये 31, यहाँ पर हो जाएगा 32 और यहाँ पर हो जाएगा 33। इसे हम लोग, ये वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव का ये मुख्य विकर्ण है, इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। इस वर्ग अवयव का ये मुख्य विकर्ण, क्योंकि इसमें रो की संख्या कितनी है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 हो गया और कॉलम संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये कॉलम हो गया। ठीक है, इसका आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी कि इसके अंदर जो अवयव है वो 9 अवयव हैं। इसके अंदर कितने अवयव हैं, 9 हैं। तो आप गिन सकते हैं, देख रहे हैं, 3 ये और 3 ये, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण में क्या होता है कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है, मुख्य विकर्ण पर क्या होता है, इसको हम लोग, ये जो पहला वाला होता है इसको आई कहते हैं और ये दूसरा वाला जो होता है उसको जे कहते हैं, यानी कि आई बराबर जे। मुख्य विकर्ण पर वे अवयव जिसके लिए आई और जे आपस में बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, वे अवयव जिसके लिए आई और जे आपस में बराबर होते हैं उस अवयवों का हम लोग मुख्य विकर्ण का अवयव कहते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण पर क्या होता है कि ये 1 1 होगा, ये 2 2 होगा और ये 3 3, तो आगे जाएंगे तो 4 4 मिलेगा। ठीक है, हमेशा मुख्य विकर्ण पर ये जो अवयव होते हैं, इस अवयवों के जो ये आई और जे होते हैं ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब इधर जाएंगे, मुख्य विकर्ण को ऊपर जाएंगे तो ये जो आई होगा लेस देन और ये जे होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, आई लेस देन जे, यानी कि देखिए यहाँ पर i का मान 1 है और j का मान कितना है, 2 है। यहाँ पर i का मान 1 है और j का मान कितना है, 3 है। यहाँ पर i का मान कितना है, 2 है और j का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर i का मान छोटा होता है और j का मान बड़ा होता है, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर जाएंगे तो i का मान छोटा और j का मान बड़ा होता है। मुख्य विकर्ण के जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर i का मान बड़ा होता है और j का मान छोटा होता है, क्योंकि i का मान यहाँ पर 2 है तो j का मान 1 है। यहाँ पर i का मान 3 है तो j का मान 1 है। यहाँ पर i का मान 3 है तो यहाँ पर j का मान 2 है। तो मुख्य विकर्ण के नीचे i का मान ज़्यादा होता है और j का मान कम होता है।
ठीक है। और मुख्य विकर्ण के ऊपर जाएंगे तो आई की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि आई का मान वैल्यू आई का मान कम होता है इसका, ठीक है। मुख्य विकर्ण के ऊपर जाएंगे तो इसका मान क्या होता है, कम होता है, और जे का मान ज़्यादा होता है। और इस मुख्य विकर्ण पर क्या होता है, आई का मान और जे का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ये पंक्ति अवयव है, ठीक है। पंक्ति अवयव का मतलब जिसमें एक ठो पंक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। पंक्ति का मतलब होता है रो। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ये इसमें केवल एक ही पंक्ति हो, यानी एक ही नंबर ऑफ रो एक हो, इसमें नंबर ऑफ रो एक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव हो। कॉलम चाहे जितना भी हो, कॉलम चाहे जितना भी हो, लेकिन पंक्ति की जो संख्या है वो एक होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे, इसको हम लोग पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, स्तंभ अवयव, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे, ठीक है। अब इस तरह से ये इसमें रो अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो रो का बात नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पर किसी एक कंडीशन है जिसमें एक ठो पंक्ति हो उसको हम लोग पंक्ति अवयव कहेंगे, और जिसमें केवल एक ही रो हो उसको हम लोग, रो का मतलब ये आपका ये स्तंभ है और ये आपका पंक्ति है, ठीक है। तो जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो इसको हम लोग पंक्ति अवयव कहेंगे, और जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसको हम लोग स्तंभ अवयव कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, शून्य अथवा रिक्त अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़्यादा यूज है। शून्य अवयव, शून्य अवयव का मतलब ये होता है कि वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों उसको हम लोग शून्य अवयव कहते हैं, या रिक्त अवयव कहते हैं। वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हों, ठीक है, उसे हम लोग शून्य अवयव कहते हैं या रिक्त अवयव कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर इसके सभी अवयव शून्य हैं, ठीक है, इसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे या रिक्त अवयव कहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही है। अगले वीडियो पार्ट, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ हार्ड डिफिनेशंस हैं, कुछ अच्छे रूल्स हैं, उसको हम बताएंगे। और फिर इसके बाद पार्ट 3 से आपका क्वेश्चन होंगे, और अवयव में लगभग मैं 40 से 50 पार्ट दूंगा, 40 से 50 भाग होंगे अवयव के, और पूरा अवयव खत्म होगा, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना तैयार रखें जितना पढ़ाया जा रहा है, और इसके साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।